नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ द डेप्रिशिएशन। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो टोटल स्टॉक, जो कैपिटल स्टॉक होता है, तो कैपिटल स्टॉक में हम लोगों ने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा वही हमारा क्या बन जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और नेट इन्वेस्टमेंट है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अपने जो डेप्रिशिएशन है, जो भी फिक्स एसेट्स होती है उस पर जो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो यही यहाँ पे अपने को फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिशिएशन, अदरवाइज नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन। तो यही चीज़ अपने को दिया हुआ था। तो बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो यही उसने अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ग्रॉस इट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ द न्यू एसेट। जब भी कोई भी एसेट्स को हम लोग परचेज करते हैं या फिर कोई भी एसेट्स को रिप्लेस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों की बात जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो सब इंक्लूड किस में होते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। और नेट इन्वेस्टमेंट में हम लोग जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको लेस कर देते हैं। तो बेसिकली बात करें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, बात करते हैं इट इंक्लूड द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। मगर बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थर्ड पॉइंट दे रखा है, इट डज नॉट ऑफ द शो ऑफ द न्यू एडिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द कैपिटल स्टॉक। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कभी भी न्यू जो कैपिटल स्टॉक होती है उसका जो एडिशन पार्ट होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि नेट इन्वेस्टमेंट में हमेशा कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जो भी न्यू एडिशन है उसको भी इंक्लूड करते हैं। फिर बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ द डेप्रिशिएशन। तो बेसिकली बात करते हैं डेप्रिशिएशन होता क्या है, अगर कोई भी फिक्स एसेट्स होती है उस फिक्स एसेट्स की वैल्यू को उसको लगातार रेगुलर यूज़ में लेने की वजह से उसकी वैल्यू जो डिक्रीज हो जाती है, तो वही क्या कहलाती है? हमारी डेप्रिशिएशन का पार्ट होता है। यानी कोई भी एसेट्स को रेगुलरली यूज़ में लेने की वजह से उसकी जो वैल्यूएशन कम हो जाती है वही हमारी क्या बन जाती है बेटा? डेप्रिशिएशन के पार्ट बन जाती है। तो वाइल द फिक्स एसेट्स लाइक ए प्लांट एंड द मशीनरी आर यूज, उसको लगातार हम लोग यूज़ में लेते रहते हैं, डाउन टू द वैल्यू ऑफ द ओइंग ऑफ द नॉर्मल ऑफ द वियर एंड द टीयर, एक्सीडेंटल ऑफ द डैमेज हो सकता है, देयर गो टू द डाउन ऑफ द वैल्यू आल्सो हैज़ अ बिकम ऑब्सोलेट ड्यू टू द चेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड टू द चेंज ऑफ डिमांड। तो बेसिकली बात करते हैं डेप्रिशिएशन के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, मतलब की बात करते हैं किसी एसेट्स की वैल्यू किस किस रीज़न से गिर सकती है। तो बेसिकली बात करते हैं अगर उनकी वैल्यूज़ में अप्स एंड डाउन आते हैं, अगर कोई मार्केट में नई मार्केट में कोई वही चीज़ आ जाती है तो उसकी क्या होती है, लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, उसको रेगुलरली यूज़ में लेते हैं, उसमें स्केच वगैरह आ जाने की वजह से, तो इन सब की वजह से क्या होती है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज हो जाती है। फिर बात करते हैं डेप्रिशिएशन आल्सो कॉल्ड टू द कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल। तो डेप्रिशिएशन एक तरीके से क्या हो गया, किसी भी फिक्स एसेट्स को हम लोगों ने रेगुलरली कंज्यूम किया था तो उसकी वजह से क्या हुआ, जितना टाइम अपन ने उसको कंज्यूम किया था तो वही उसकी क्या बन जाती है? डेप्रिशिएशन बन जाती है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ था, एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ अ मशीन इज़ परचेज ऑफ द 10 लाख रुपीज़ एंड द एक्सपेक्टेड ऑफ द लाइफ टाइम, उसकी जो लाइफ टाइम दे रखी है अपने को कितना दे रखा है? 10 ईयर दिया हुआ है। तो नॉर्मली बात करते हैं 10 साल तक मशीन चलेगी, 10 लाख रुपए की है, तो मशीन की हर साल जो डेप्रिशिएशन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? अपनी 1 लाख रुपीज़ की आ जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। तो बेसिकली बात करें डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड होता क्या है? डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू द रिप्लेस एंड द वर्न आउट ऑफ द फिक्स एसेट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी एसेट्स होती है उस एसेट्स को अगर रिप्लेस करना हो इन फ्यूचर में, तो हर साल जो भी जितना भी डेप्रिशिएशन एक फिक्स एसेट्स पे लग रहा है तो उस फिक्स एसेट्स के बराबर की जो डेप्रिशिएशन के बराबर की वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक फंड में ट्रांसफ़र करते चलेंगे। क्यों करेंगे? जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बिल्कुल नील हो जाएगी तो दैट टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट के लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट होगी वो मनी की रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड एंड द अनएक्सपेक्टेड ऑफ द ऑब्सोलेंस। इट इज़ द एसेंशियल to the know of the difference between the expected or unexpected of the obsolescence. Expected and there are two components of the expected. The loss of the value of the fixed asset when these of the become the obsolete and the outdated owing of the change of the technology. तो बात करते हैं एक्सपेक्टेड का, तो हो गया जिसके बारे में हमें पता होता है। तो नॉर्मली बात करते हैं कि वो कब पता लगता है, तो हम लोगों की किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कब गिर सकती है। तो यहाँ पे बात करते हैं फिक्स एसेट की वैल्यू अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है। जैसे बात करें टीवीज़ है तो टीवी वगैरह हो गया, मोबाइल हो गया, तो इनकी रेगुलर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो इसकी वजह से पुरानी वाली जो वैल्यूज़ होती है तो वो लगातार गिरती चली जाती है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स व्हेन द बिकम ऑफ द ऑब्सोलेट ओइंग ऑफ द चेंज इन डिमांड। अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड चेंज हो जाती है तो डिमांड चेंज होगी तो लोगों की क्या डिमांड चेंज होगी तो वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ पे दिया अपने को एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस तो इट रेफर टू द फेल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ड्यू टू द चेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी और द चेंज ऑफ द डिमांड।
अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, फिर डिमांड में चेंज हो जाता है, तो उसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, इट रेफर टू द फेल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट, यानी कि जिसके बारे में हमें पता नहीं था और सडनली अगर वो आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहलाता है। फिर बात करते हैं एक्सपेक्टेड, it is a part of the depreciation, so expected obsolescence is a part of the depreciation, but it is not a part of the depreciation in unexpected obsolescence. And the expected obsolescence the managed to the throw of the depreciation reserve fund. हम लोग एक्सपेक्टेड को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे मैनेज करके चल सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें पहले से इन्फॉर्मेशन होती है, मगर अनएक्सपेक्टेड को हम लोग पहले से इन्फॉर्म नहीं होती तो उसको नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल एंड द कैपिटल लॉस। तो कंजप्शन ऑफ द फिक्स एसेट्स, फिक्स कैपिटल, तो कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे, इसके भी दोनों के बीच में डिफरेंस है। इट रेफर टू द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स व्हाइल दीज आर बीइंग ऑफ द कंटिन्यूसली यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। तो बेसिकली बात करें, अगर हम लोग उसको रेगुलरली प्रोडक्शन में यूज़ में लेते हैं, तो प्रोडक्शन में यूज़ में लेंगे तो उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, तो वो तो क्या कहलाता है, कंजप्शन कहलाता है। और कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस है अगर हम लोग उसको रेगुलरली यूज़ में नहीं लेते, उसके बावजूद भी अगर हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो कैपिटल लॉस का पार्ट है। तो दोनों के बीच में अपने को यहाँ पे डिफरेंस दिए हैं। देन बात करते हैं हम लोग, टॉपिक लेते हैं हमारा स्टॉक एंड द फ्लो। मीनिंग ऑफ स्टॉक, अ स्टॉक इज़ ए क्वांटिटी मेजर ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोगों ने जितना प्रोडक्शन किया होगा वही हमारा क्या बन जाता है, स्टॉक। ऑन 1 जनवरी 2020 देयर में बी द 20,000 रुपीज़ इन द बैंक, हमारे बैंक में 20,000 रुपये है। इन द 10 जनवरी 2020 इट में बी द 25,000 इन योर बैंक अकाउंट, 25,000 हमारे बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। ऑल द सच एज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वैल्यू, यानी कि हमारे पास क्या है, जो भी स्टॉक रखा हुआ है, वैल्यू रखी है, तो उसका स्टॉक वैल्यू कहलाती है, इक्वल टू द स्टॉक। एंड द मीनिंग ऑफ फ्लो, मीनिंग ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी क्वांटिटी के बीच में जो फ्लो आता है तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। जैसे बात करें, यू आर मे बी गेटिंग ऑफ द 1,500 रुपीज़ पर मंथ इन द पॉकेट अलाउंस, you may be the spending of the 50 rupees every day in canteen, you may be the getting of the 8% at the annual interest in your bank deposit, all the values and the quantity are a flow। तो बेसिकली बात करें, इन अ पर्टिकुलर डे, आवर्स, मंथ, इन सब में जो भी होता है, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट का अगर मेजरमेंट करते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा फ्लो कहलाता है। इसमें सभी को इनकम, एक्सपेंडिचर, सारे छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग इंक्लूड करते चले जाते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ था कि स्टॉक में किस किस को इंक्लूड करते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल एग्जांपल्स हैं। स्टॉक में बात करते हैं, वेल्थ हो गया, लेबर फोर्स हो गया, कैपिटल हो गया, क्वांटिटी हो गई, सप्लाई हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गया, वाटर इन द ओवरहेड टैंक्स हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड द मुंबई हो गया, लाइक दिस टाइप ना। इन द फ्लो की बात करते हैं, फ्लो में हमारी जितने भी इनकम में एक्सपेंड कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है, तो अपना फ्लो बन जाता है। इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन द सप्लाई ऑफ द मनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लीकेज ऑफ द वाटर, सेल ऑफ द राइस एंड द नंबर ऑफ बर्थ। तो ये सब अपना क्या दे रखा है, किसका पार्ट है, फ्लो का पार्ट है। तो स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या होते हैं, स्टॉक रेफर टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी वैल्यूज़ होती हैं तो उनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन बात करते हैं तो वो बात करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं। और फ्लो रेफर टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड। तो यहाँ पे बात करें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, अगर स्टॉक की बात करें एक फिक्स डेट पर हमारे पास कितनी वैल्यू अवेलेबल है, वो तो स्टॉक का पार्ट बन जाती है। और फ्लो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना हमारे पास इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, तो उसकी बात करते हैं। स्टॉक इज़ नॉट ऑफ द डिमोनराइजेशन, इट इज़ द मेजर टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द टाइम। तो बात करते हैं स्टॉक की, बात करते हैं स्टॉक में कोई डिमोनराइजेशन नहीं होता, वो लगातार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं, उस टाइम पे कितना आया है गया था। एंड द फ्लो इज़ द टाइम ऑफ द डिमोनराइजेशन, तो वहाँ पे बात करते हैं हम लोग, इट इज़ द मेजर पर आवर पर मंथ इन द पर ईयर। तो फ्लो को हम लोग पर आवर पर मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ द ग्रेटर द स्टॉक ऑफ द कैपिटल ऑफ द ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड द सर्विस, but the flow impact the stock of the greater the flow of the income, greater is the stock of the wealth with the people। तो बात करते हैं स्टॉक की, बात करें स्टॉक इज़ द इम्पैक्ट टू द फ्लो। स्टॉक एक पर्टिकुलर किसका वजह से होता है, तो स्टॉक बात करते हैं एक फ्लो जो होने की वजह से हमारे स्टॉक में क्या डिफरेंसेस आया वो बात करते हैं। और फ्लो रेगुलरली क्या होता है हमारे स्टॉक में, ग्रेटर देन द फ्लो ऑफ द इनकम, इनकम का जो फ्लो बनता है तो उसकी वजह से कितना डिफरेंस आता है वो बात करते हैं। देन म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है, कैसे दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे अपने को, विद 20,000 रुपीज़ इन अ सेविंग बैंक अकाउंट इन द 1 जनवरी को हमारे पास था 20,000 रुपीज़ था।
इट इज़ अ स्टॉक ऑफ योर सेविंग, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉक बन गया। विड्रॉ फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द 1000 रुपीज़ पर मंथ इज़ अ फ्लो कंसेप्ट, तो हम लोग उसमें से जो 1000 रुपये पर मंथ निकालते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, फ्लो कंसेप्ट का पार्ट बन जाता है। यही दिया हुआ है। फिर बात करते हैं फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक, तो फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ था फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक, इस टॉपिक को तो हम लोग बाद में ही देखेंगे। तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।